जी अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई होप यू आर डूइंग वेल। क्लास, आज हम लोग जो हैं हम लोग ने डिस्कस किया था कि आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम आपको थोड़ा सा ओवरव्यू करवा दूँ लास्ट लेक्चर का, क्योंकि हमने अभी जो रिमेनिंग उसका पार्ट जो डिस्कस करना है जो कि एप्लीकेशन है आयनिक क्रोमेटोग्राफी की। इसको स्टार्ट करने से पहले अगर मैं आपको लास्ट लेक्चर में इसका ओवरव्यू दूं कि हमने ये आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, तो आपको रिकॉल हो जाएगा। और रिकॉल होने के बाद जब हम इसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे तो आपको क्लास बेसिकली क्लियर हो पाएगा कि हमने लास्ट लेक्चर में बेसिकली क्या जो है वो चीज़ हम लोग ने डिस्कस की। अच्छा क्लास, इसमें जो है वो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में अगर मैं आपको थोड़ा सा इसके नाम से मैं आपको याद करवाऊँ तो इसमें आपके पास बेसिकली आयन चेंज होते हैं, ठीक है। और जो आयन चेंज वगैरह होते हैं इसमें जो मैं आपको इसकी डायग्राम से दिखाऊँ। अब ये देखें, इसमें बेसिकली ये कॉलम होता है, वही चीज़ें हैं। आपका सैंपल आता है मोबाइल फेस के साथ, कॉलम होता है, उसमें रिएक्शन होता है, कितनी देर तक रिटेंशन टाइम एक होता है, ये कितनी देर तक आपके पास जो उसकी अमाउंट है वो मौजूद रही है, ठीक है। और इस तरह करते हुए जो है वो हम उसको आगे प्रोसीड वगैरह करते हैं रिएक्शन को। और जो आपके पास कॉलम होता है जो कि बेसिकली स्टेशनरी फेज है, कॉलम है, उसकी वॉल जो है बेसिकली आपके पास क्या होती है, पॉजिटिवली चार्ज है तो नेगेटिवली चार्ज को वो बहुत जो है वो अट्रैक्ट करेगा, और पॉजिटिव अगर कोई आयंस है उसके अंदर तो वो उसको उसमें से पास होने देगा, ठीक है। और अगर यही आपके पास कॉलम जो है नेगेटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव वाले को जो है वो अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव वाले को उसमें से पास कर देगा। अब जैसा जैसा डिटेक्टर पे आके वो चीज़ें आपकी डिटेक्ट होना स्टार्ट होती हैं, तो जैसे जैसे वो डिटेक्ट होती हैं क्लास, उससे क्या होता है, जैसे जैसे डिटेक्ट होंगी, अगर तो कोई बहुत जल्दी आके डिटेक्ट हो रहा है हमारे पास कंपाउंड, तो इसका मतलब है कि वो उसकी कोई भी अट्रैक्शन नहीं रही कॉलम के अंदर। जब वो कॉलम के अंदर उसकी अट्रैक्शन नहीं रही तो वो उसमें से जल्दी बाहर आ गया है और आके डिटेक्टर पे डिटेक्ट हुआ। लेकिन जो आपके लेट पीक्स ग्राफ्स वगैरह बनते हैं, पीक्स आती हैं ग्राफ्स में, इसका मतलब है कि वो आपके उसके अंदर जो है वो उसने कॉलम ने मोबाइल पे जो सैंपल ने कॉलम के साथ बहुत अच्छे से इंटरेक्ट किया है, ठीक है। वो उस पर बेसिकली एब्जॉर्ब हुआ है और उसने प्रॉपर रिएक्शन दिया है, जिसकी वजह से क्या हुआ है क्लास की, उसने जो आपके पास अब आए हैं वो आपके पास रिटेंशन टाइम भी उसका ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इस तरह करके जो है वो बेसिकली आपका जो है वो हो रहा होता है, ठीक है क्लास। ठीक है क्लास, इसमें हमारे पास क्या होता है, जो आपके पास इसमें आता है स्टेशन फेज, इस तरह करके जो है उसका रिटेंशन टाइम और ये सारी चीज़ें आपकी जो है वो क्लास हो जाती हैं, ठीक है। ये हमने अपने लास्ट सेक्शन में इसको काफ़ी डिटेल में जो है वो डिस्कस किया था क्लास, इसके सारे फंक्शंस को, इसके फिर इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ी किस तरह होता है, ठीक है। जैसे ये देखें, यहाँ पे आप पंप लगा हुआ है, इसमें जो है वो आप डालते हैं, इंसर्ट करते हैं, ठीक है, सैंपल को, फिर ये मूव करता है और यहाँ पे जितनी देर को भी सैंपल मूव करेगा इसके अंदर रहेगा, वो लेट आपका डिटेक्ट होगा डिटेक्टर पे, ठीक है। और जो जल्दी उसमें से जो है वो पास आउट हो जाएगा, वो जल्दी डिटेक्ट हो जाएगा। तो बाकी सारा डाटा जो है वो आपका आता है किधर, आपके इस स्क्रीन पे कंप्यूटर की, और आपके ग्राफ की फॉर्म में आता है, तो आप बहुत इजीली जो है वो उसको कर लेते हैं, ठीक है क्लास। आज का लेक्चर जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास, और अब आपको जो एप्लीकेशंस वगैरह मैं आपको डिस्कस करूँगी आपके साथ, तो अब आपको जो है वो इसमें कोई मसला नहीं होगा, ठीक है क्लास। अब जो है वो देखते हैं कि एप्लीकेशन से कहाँ कहाँ बेसिकली ये आपका यूज़ हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले एप्लीकेशन देखें, इसकी सेपरेशन
and purification of protein and enzyme. अब YIEU यानी कि आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी क्यों यूज़ की जाती है, इसकी मेन रीज़न इसको यूज़ करने में प्रोटीन और एंजाइम के सेपरेशन के लिए। वो देखें, जो आपके पास प्रोटीन है और एंजाइम है हैव डिफरेंट आइसोलेटेड बॉन्ड्स, ठीक है, एंड चार्जेस एट डिफरेंट pH, ठीक है। अब देखें तो अब हमारे पास आगे क्या है कि जो बाय एडजस्टिंग बफर pH प्रोटीन कैन बी सेलेक्टिवली बाउंड एंड लिक्विड। अब यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है कि यहाँ पे हम डिफरेंट pH पे डिफरेंट जो है वो चार्जेस पे काम कर सकते हैं, और जो हमें रिक्वायर्ड होता है प्रोटीन को एंजाइम को प्रॉपर ऑप्टिमम जो आपकी pH है उसको मेंटेन रखता है। इसमें एक चीज़ होती है वो ये कि आपके पास जो एंजाइम है वो डीनेचर नहीं होता। क्लास अगर आपको याद हो, हमने एंजाइम्स वाले चैप्टर में जो है वो आपने डिस्कस किया होगा, आपने जब भी एंजाइम्स का चैप्टर पढ़ा होगा तो वहाँ पे क्या होता है, आप ये एंजाइम के नेचर्स के बारे में ज़रूर पढ़ते होंगे कि जो एंजाइम्स के नेचर्स होते हैं ना क्लास, ये बहुत डिपेंड करते हैं आपके टेम्परेचर पे और pH पे, ठीक है। अगर इनको थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो ये डीनेचर हो जाते हैं, अगर आपका pH ज़्यादा हो जाए तो ये फिर भी डीनेचर हो जाते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इस वजह से यहाँ पे जो है वो मेंटेन किया जा सकता है। अब इसकी एप्लीकेशन देखिए, प्योरिफिकेशन ऑफ थेरेटिक प्रोटीन जो कि इंसुलिन होती है हमारे पास, और दूसरी एंटीबॉडीज सेपरेशन ऑफ एंजाइम्स इंडस्ट्रियल फॉर मेडिकल यूज़, ठीक है। दोनों को हम लोग जो है वो सेपरेट कर सकते हैं और यूज़ होता है बायोटेक्नोलॉजी और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो ये हमारे पास अमीनो एसिड्स और पेप्टाइड बॉन्ड्स जो हमारे पास होते हैं उनके लिए, अब इसमें भी ये सूटेबल क्यों है, क्योंकि डिफरेंट नेट चार्जेस होते हैं इनके ऊपर जो कि डिपेंड कर रहे होते हैं इनके साइड चेन के ऊपर और इवन इनके pH के ऊपर भी, ठीक है। और इस वजह से जो है वो क्लास इनको जो है वो चेक एंड बैलेंसिंग का रखा जाता है, ताकि कोई भी इनमें जो है वो इनकी स्ट्रक्चर वगैरह, इनकी शेप वगैरह कोई भी चेंज वगैरह ना हो, ठीक है। और ये बेसिक अमीनो एसिड्स को सेपरेट आउट करते हैं यूजिंग अ कैटाइन एक्सचेंज कॉलम, ठीक है। और प्रोटीन सीक्वेंसिंग और पेप्टाइड एनालिसिस के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा प्योरिफिकेशन ऑफ बायोएक्टिव पेप्टाइड्स फ्रॉम फूड एंड नेचुरल रिसोर्सेज। नेक्स्ट हमारे पास सेम इस तरह जो भी हमारे पास कह लें pH सेंसिटिव होगा, जैसा न्यूक्लियोटाइड्स हो गए आपके और न्यूक्लिक एसिड आपके पास हो गया, ठीक है। आरएनए और डीएनए के बारे में हम लोग डिस्कस करें उसमें भी बेसिकली बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर हम लोग देखें जो अब यहाँ पे क्यों यूज़ होता है, क्योंकि डीएनए और आरएनए नेगेटिवली चार्ज ड्यू टू द फॉस्फोरस ग्रुप जो कि आपके इसके साथ होता है। तो अब यहाँ पे हम लोग एनायन एक्सचेंज जो है वो उसको प्रेफर करेंगे, क्योंकि जब हमने क्लास अपने लास्ट लेक्चर में इसमें डिस्कस किया था ना, इसमें आयंस वगैरह के एक्सचेंज और ये सारा, तो क्लास हम लोग उसमें बेसिकली डिस्कस किया था कि ये आपका बेसिकली इसमें दो चीज़ें होती हैं, इसमें एक एनायन एक्सचेंज होता है, कैटायन एक्सचेंज होता है, ठीक है। और ये हम लोग जो इसके जो स्टेशनरी फेज डिपेंड कर रहा होता है कि आप कौन सा सैंपल जो है वो इस पर रन करवाना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे ये दोनों नेगेटिवली चार्ज होते हैं क्योंकि फॉस्फोरस इसमें जो है वाला ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होता है, तो उस वजह से हम लोग जो है वो इसमें जो स्टेशनरी फेज यूज़ करते हैं वो आपके पास एनायन एक्सचेंज के होते हैं। अगर इसकी एप्लीकेशन देखें, हमारे पास प्लाज्मिड डीएनए होता है, उसको सेपरेट करके हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट्स में करते हैं, ठीक है। इसके अलावा प्योरिफिकेशन करते हैं मैसेंजर आरएनए की और ट्रांसफर आरएनए की, ठीक है। और ये न्यूक्लियोटाइड्स भी होते हैं इसके अंदर। इसके अलावा यूज़ होता है जीन थेरेपी और रिसर्च में और डायग्नोसिस में, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो इस बेस के ऊपर जो है वो हम इसको यूज़ वगैरह कर रहे होते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसकी टाइप के बारे में क्लास डिस्कस करें
तो इसमें हमारे पास आती है वाटर ट्रीटमेंट। अब वाटर ट्रीटमेंट में हम सबसे पहले बात यही करते हैं कि जो वाटर है उसके अंदर आपके पास हैवी आयंस मौजूद होते हैं कभी कभी, ठीक है, और वो वाटर हमारे लिए सही नहीं होता। अगर हम उसको इनटेक करते हैं तो वो काफ़ी हार्मफुल होता है, ठीक है। इस वजह से अब ये हार्मफुल है तो वाटर आयन कंटेन्स हमारे पास कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, क्लोरीन, ठीक है, फॉस्फोरस ग्रुप, कोई भी ऐसे हमारे पास यूज़ होते हैं तो आपका वाटर हार्डनेस उसमें होती है, ठीक है, तो वो आपके लिए सही नहीं होता उसका यूज़। तो यहाँ पे इसके डिटेक्शन के लिए जो है वो यूज़ होता है आयन एक्सचेंज, और देखते हैं जो हार्मफुल आयंस हैं उनको जो है वो रिप्लेस किया जाता है, ठीक है, आपके पॉजिटिव आयन से, ठीक है, आयरन से, ठीक है, OH ग्रुप से, यानी कि आपको इनसे जो है पॉजिटिव और नेगेटिव आपके ये वाला आयन से रिप्लेस किया जाता है। एप्लीकेशन क्या है जो आपके पास डोमेस्टिक यूज़ होता है ना वाटर का, वो आपके पास बेसिकली सॉफ्टवेयर होता है। इंडस्ट्रियल वाटर ट्रीटमेंट यानी कि जो पावर प्लांट्स हैं आपके, इसके अलावा जो आपके बॉयलर्स होते हैं, बॉयलर्स क्या होते हैं बेसिकली, बॉयलर्स आपके वो होते हैं जो आपके केले जिसमें आपके जो है वो कोई भी चीज़ बॉयल होती है, ठीक है, और उसमें बहुत डिग्री जो है वो होती है इसके अंदर, और आपके पास इसमें कोल बॉयल होता है, कोल यूज़ किए जाते हैं बॉयलर्स को रन करने के लिए। तो बहुत सारे फूड प्रोसेसिंग में भी यूज़ वगैरह होता है, सारा कुछ होता है। इसके अलावा डीआयोनाइजेशन के बारे में डिस्कस करें तो वो क्या होता है आपके पास टू प्रोड्यूस अल्ट्रा प्योर वाटर फॉर लैब्स, यानी कि आपके हम लोग लैब्स में जब हम लोग टेस्ट वगैरह कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हम लोग डिस्टिल वाटर के बारे में जो है वो डिस्कस करते हैं। वहाँ पे उसमें बेसिकली उस वाटर में कोई भी आयन ऐसा नहीं मौजूद होता, ठीक है, और वहाँ पे जो है वो हम लोग उसको फिर यूज़ वगैरह करते हैं। कुछ अगर लिमिटेशंस के बारे में अगर हम लोग इसकी डिस्कस करें तो लिमिटेशंस क्लास क्या हो सकती हैं। अब देखें कोई भी हमारे पास जो जो भी हमारे पास आता है आपके पास सिस्टम, वो सिस्टम फुली किसी भी एलिमेंट के एनालिसिस के लिए, सैम्पल के एनालिसिस के लिए फुली उसमें 100/100 नहीं होता। उसमें कोई ना कोई किसी भी किस्म की कोई लिमिटेशंस वगैरह होती हैं, उसमें कोई रिस्क कोई चीज़ें वगैरह आपकी होती हैं जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं वो 10% कह लें वो थोड़ा सा लैग कर रहा होता है, ठीक है। अब इसमें आपके पास जो चीज़ें हैं अगर हम लोग उसको डिस्कस वगैरह करें तो यहाँ पे लिमिटेशंस क्या आती हैं आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हमारे पास सेंसिटिव है पीएच के अकॉर्डिंगली और बफर कंडीशन के अकॉर्डिंगली, ठीक है। अगर इसमें ज़रा सा भी चेंज हुआ तो आपका जो सैंपल जो आप रन कर रहे हो, जो आप चीज़ जो है वो परफॉर्म कर रहे हो, उससे क्या होता है ये आपको डिटेक्ट कर सकता है और कहीं ना कहीं आपके रिजल्ट्स में एक्यूरेसी में थोड़ा सा चेंज वगैरह आता है। इसके अलावा जो आपका स्मॉल चेंज अगर परफॉर्म होता है पीएच में या में कैन बी अफेक्ट बाइंडिंग। अब जिस एक पीएच पे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहती हूँ आपके 7 पीएच पे अगर इस कंपाउंड ने आपके शरीर में इफेक्ट करना था, अगर तो पीएच चेंज हो गया है तो वो बाइंडिंग इफेक्ट हो जाएगी, यानी कि उसको उस चीज़ के लिए जब उसको जो सर्कमस्टेंसेस जो फैक्टर्स चाहिए थे वो तो चेंज हो गए तो उसकी बाइंडिंग में ऑब्वियसली अफेक्ट आएगा, वो उस तरह बाइंड नहीं कर पाएगा जिस तरह वो पहले कर रहा था बाइंड, ठीक है। तो ये इसमें एक इश्यू आ जाता है। आगे अगर हम लोग देखें इफ़ पीएच इज़ नॉट कंट्रोल, अगर पीएच जो है वो कंट्रोल नहीं होती प्रोटीन डीनेचर हो सकता है। सबसे बड़ी बात हमने इसको हमने सेलेक्ट इसलिए किया है और प्रोटीन के लिए स्पेशली इसलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि प्रोटीन में क्या होता है अगर वो आपका एंजाइम वगैरह डीनेचर हो जाता है, आपका जो एंजाइम है वो डीनेचर होने की वजह से वो फिर आपका पूरा जो आपका सैंपल है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। तो इसमें एक ये चीज़ जो है वो बेसिकली
आती है क्लास। ठीक है, इसमें जो है वो एक ये चीज़ आती है। तो इसमें ये चीज़ आपके पास आती है तो वो डीनेचर हो जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से आपका वो स्ट्रक्चर लॉस हो जाता है। स्ट्रक्चर लॉस होने की वजह से आपकी जो आपका बेसिकली वो चीज़ होती है ना, आपकी जो डिटेक्शन होती है वो सैंपल डिस्ट्रॉय हो जाता है। बेसिकली सिंपल अगर मैं आपको इन वर्ड्स में कहूँ, सैंपल डिस्ट्रॉय हो जाता है। कुछ लिमिटेड रेजोल्यूशन होती है कुछ कंपाउंड्स के लिए इसकी। ठीक है, अब वो क्या होती है उसको अगर हम लोग चेक करें, उसको देखें, तो जो आपके पास मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो आइडेंटिकल चार्ज होती हैं, वो मे नॉट बी सेपरेट, वो आपके सेपरेट आउट नहीं हो सकते। ठीक है, अब एग्जांपल देखते हैं कुछ ऐसे टू प्रोटीन जो कि बहुत क्लोजली रिलेट करती हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स को, तो वो सेपरेट आउट होना उनका जो है वो थोड़ा सा कह लें मुश्किल होता है, वो सेपरेट आउट नहीं होती, यानी कि उसका बेसिकली थोड़ा सा सिमिलर कंपाउंड्स को अलहदा करना, सेपरेट करना इसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, कह लें ये उसको जो है वो प्रॉपरली नहीं कर पाती। ठीक है, दूसरी चीज़ इसमें क्या आती है, तीन चीज़ें हमने पढ़ ली हैं, तो तीसरी चीज़ जो आती है वो है हमारे पास टाइम कंज्यूमिंग ऑप्टिमाइजेशन। अब टाइम कंज्यूमिंग ऑप्टिमाइजेशन क्या है, इसको अगर हम देखें, जैसे इसके नाम से आपको पता चल रहा है कि ये टाइम लेते हैं। ठीक है, आपके पास ऐसा नहीं है कि आपने इसको जो है वो किया और फ़ौरन आपने जो है वो इसको कर दिया है, ये आपका टाइम टेकन है, टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम लेता है चीज़ों को, तो इस तरह जो है वो ये कर रहा होता है। ठीक है, अब आपके पास अगर तो टाइम कंज्यूमिंग होगा तो उसका मतलब ये है कि जो आपके रिएक्शंस हो रहे हैं डेफिनेटली वो प्रोलॉन्ग होंगे। ठीक है, इसमें एक ये चीज़ आ जाती है, अब जब रिएक्शंस प्रोलॉन्ग होंगे तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो आप इसमें सैंपल जब आपने अगर आपके पास बहुत ज़्यादा सैंपल्स हैं तो उसको आप ऐसा ऐसा रन करवाओगे, पहली चीज़। तो यहाँ पे केयरफुली एडजस्ट करना पड़ता है आपके पीएच को, पहली चीज़। ठीक है, इसके अलावा आपको सोल्ट ग्रेडियंट देखना पड़ता है, क्योंकि हम इसमें सोल्ट ऐड करते हैं। क्लास अगर आपको याद हो, हमने प्रीवियस लेक्चर में आपने डिस्कस किया था, सॉल्ट्स ऐड करने पड़ते हैं ताकि जो उसका बफर सोल्यूशन है वो ना तो ज़्यादा एसिडिक हो जाए ना तो ज़्यादा बेसिक हो जाए, न्यूट्रल रह के आपका जो है वो सिस्टम जो है वो न्यूट्रल रहेगा, तो वो किसी भी लिहाज से आपके आने वाले सैंपल को डैमेज नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस वजह से जो है वो सॉल्ट ग्रेडिंग ऐड किया जाता है, तो फिर कंपोजिशन को जो है वो सैंपल की चेक किया जाता है इस सैंपल को, तो ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम लोग डिस्कस करें क्लासेस में, जो मेथड है आपके पास वो डेवलपमेंट कैन बी स्लो कंपेयर टू, जो डेवलपमेंट है इसमें एसपीएलसी की जो कंपेरेटिव कम है। इसके अलावा अगर हम उसके फोर्थ जो है वो बात करें लिमिटेशन की, तो इसमें आता है सैंपल पॉसिबल सैंपल लॉस, हो सकता है डीनेचुरलाइजेशन, यानी कि या तो सैंपल लॉस हो गई है, तो अगर तो वो आपका जो बफर सोल्यूशन है उसकी जो पीएच है वो अगर तो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है तो उसकी वजह से आपका सैंपल टोटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर उसमें थोड़ा सा चेंज आता है, क्योंकि अब देखें यहाँ पर हमने बात की थोड़ा सा चेंज होने की वजह से भी अगर उसमें कोई चेंज आता है तो वो क्या करता है, आपका जो सैंपल है वो आपका जो सैंपल थोड़ा सा डीनेचर हो जाता है, प्रोटीन बेसिकली डीनेचर होती है। जैसे ही वो डीनेचर होती है तो डीनेचर होने की वजह से अब आपका जो डीनेचर हो रहा है उसकी वजह से क्या होता है, आपका आपका जो है वो रिएक्शन सही नहीं हो पाता, आपको रिक्वायर्ड चीज़ आपकी मिल ही नहीं पाती। ठीक है, इसमें आपके पास ये चीज़ आ जाती है। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है, इस डीनेचर को कम करने के लिए हम लोग सॉल्ट ग्रेडियंट यूज़ करते हैं, इनके सॉल्ट को ऐड करते हैं ताकि वो एक तरह से आपका हो सके, ताकि उसमें चेंजेस हैं वो ना हो सके, आपको डैमेज से प्रिवेंट कर सके आपके मॉलिक्यूल्स को।
सम प्रोटीन्स जो है में इरिवर्सिबली बाइंड टू रेजिन और रिवर्स रिड्यूसिंग रिकवरी। अब कुछ ऐसे होते हैं जो स्टेशनरी उस कॉलम में मौजूद तो होते हैं, उसको फिर उसके साथ वो इरिवर्सिबली बाइंड हो जाते हैं और बाइंड होने के बाद वो उस कॉलम में से निकलते ही नहीं हैं, जिनके डिटेक्टर तक जो आपका डिटेक्शन हो रहा होता है उस तक वो पहुंचते ही नहीं है। अब वो उस तक पहुंचेंगे ही नहीं तो वो डिटेक्ट कैसे होंगे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपके उस सैंपल की रिकवरी नहीं होती। जब उस सैंपल की रिकवरी ही नहीं होती तो क्या होगा। अब जब रिकवरी नहीं होगी तो आपका सैंपल नहीं होगी, आपके रिजल्ट की एक्यूरेसी जो है वो कम हो जाएगी। जब रिजल्ट की एक्यूरेसी कम होगी तो डेफिनेटली आपकी जो है वो चीज़ में नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसकी कुछ लिमिटेशंस है जो हमने 4 लिमिटेशंस जो है वो इसकी हमने डिस्कस की हैं। अगर आगे हम लोग इसकी जो है वो 2 और लिमिटेशंस देखेंगे तो एक है कॉलम फॉलिंग एंड लिमिटेड लाइफ टाइम। ठीक है, अब जो सैंपल्स होते हैं हमारे पास बायोलॉजिकल सैंपल्स में जितने पेरेंट्स में प्रोटीन है, हमारे पास एंजाइम है, डीएनए है, सर्कुलर ग्रेविटेशन जो भी है हमारे पास, ये क्या फ्लोज एंड फ्लोज से रेजिन रेजिन नीड्स रीजनरेशन और रिप्लेसमेंट। अब जो हमारे पास जो कॉलम है उसके अंदर हमारे पास रेजिन लगी होती है। ठीक है, हमारे पास एक शीट होती है, एक बेड बना होता है आपके पास। ठीक है, जिसमें आके जब रिएक्शन जो है वो उसने आके एब्जॉर्ब होना होता है और उसने रिएक्शन आगे प्रोसीड होना होता है। अब यहाँ पे बार बार जब आप इसको करते हैं, एक दफ़ा सैंपल का दूसरा कर लिया, तीसरा कर लिया, हाथ अगर आपने 5 टाइम्स सैंपल अपने रन करवा लिए हैं इसमें, तो क्लास अब क्या होता है कि अब उसमें कुछ ना कुछ, अब जैसे अभी हमने पिछले जो है वो पॉइंट में देखा कि वो उसके अंदर एम्बेड हो जाते हैं। ठीक है, अब जब उसके इरिवर्सिबल बाइंडिंग होती है तो वो निकलते ही नहीं है बाहर। तो इस तरह क्या होता है, जब वो उसके अंदर कुछ पार्टिकल्स फिल हो जाते हैं तो वहाँ पे जो स्पेस होती है वो फिल हो जाती है कुछ। तो जब अगला सैंपल आता है तो उसमें क्या होता है, कुछ सैंपल तो अटैच हो जाता है, कुछ सैंपल जो अटैच नहीं होता, जो उसको इंटरेक्ट नहीं करता वो निकल जाता है। लेकिन कुछ ऐसा सैंपल भी अटैच नहीं होता है, जो उसमें स्पेसेस होती हैं वो फिल हो जाती हैं। जब उसमें स्पेसेस फिल हो जाती हैं ना तो इसमें क्या होता है कि आपका जो स्पेसेस फिल हो जाती हैं ना तो उसकी वजह से आपका कुछ सैंपल निकल आता है और वो जो है वो सैंपल उसमें से वो पास ही नहीं होता और वो बेसिकली वो इंटरेक्ट ही नहीं कर पाता। तो वो भी एक तरह से सैंपल लॉस हो जाता है हमारा। ठीक है, और जब वो सैंपल लॉस होता है हमारा उस वजह से फिर आपका जो है वो फिर रिजल्ट आपका जो है उसमें उसमें इश्यूज आते हैं, वो आपकी प्रॉपर उसमें जो है वो एक्यूरेसी नहीं होती। ठीक है, तो इस वजह से फिर उसमें जो फॉइल है अंदर वो हम फिर उसको चेंज वगैरह करते हैं। ठीक है, तो वो चेंज वगैरह जब होता है तो जब रिप्लेस कर लिया जाता है तो फिर उसका उसके मतलब ये है कि वो फिर जो है वो हम उसमें जो है वो इस तरह के रेशियोज हम लोग ओवरकम कर सकते हैं। नॉट यूनिवर्सल, अब इसमें क्या है, ओनली सेपरेट फॉर चार्ज पार्टिकल। ऐसा नहीं है नॉट यूनिवर्सल में मतलब ऐसा नहीं है कि ये सारे सैंपल्स के लिए मौजूद हो, फिर वाइन फॉर्म में कोई भी किसी भी फॉर्म में ये वो किसी भी सैंपल्स के लिए, मतलब ऐसा सैंपल्स के लिए है जो सिर्फ चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, उनके लिए नहीं है जो चार्ज नहीं है। ठीक है, न्यूट्रल और हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी एनालाइज। ऐसे कंपाउंड न्यूट्रल होंगे तो ज़ाहिर बात है जो न्यूट्रल कंपाउंड होगा वो अगर वो स्टेशनरी फेज में एंटर भी होगा तो वो उसमें से निकल जाएगा, क्योंकि स्टेशनरी फेज या तो पॉजिटिव चार्ज होगी या नेगेटिव चार्ज होगी और सैंपल के अंदर जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होंगे वो आप ऑपोजिट आपस में जो है वो अट्रैक्ट करेंगे। जब न्यूट्रल डालोगे तो वो अट्रैक्ट ही नहीं करेंगे, वो तो उसमें से पास हो जाएगा, तो आपके पास रिजल्ट ही नहीं आएगा। एक चीज़ दूसरी, हाइड्रोफोबिक कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो हाइड्रोफोबिक होते हैं, मतलब वो शो ही नहीं करते। ठीक है, उनमें ये होते ही नहीं है, वो डरते हैं। जैसे हमें कहते हैं ना जैसे पानी से डरता है ये कंपाउंड, तो इस तरह वो पानी से कंपाउंड डरते हैं। तो जब वो डरते हैं तो वो उसमें सॉल्व नहीं होंगे, वो उसमें अटैक ही नहीं करेंगे, तो वो इस वजह से भी जो है वो उसको इनको इसमें एनालिस करवाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है क्लास, नेक्स्ट अगर हम इसको देखें तो हमारे पास है पॉसिबल सैंपल लॉस और न्यूट्रलाइजेशन। जी ये वही है स्लाइड, बेसिकली इसमें हमारे पास वही
हम ये चीज़ें डालते हैं, इरिवर्सिबल मेथड होता है। वही कॉलम फॉर अगर हम लोग इसमें करते हैं तो वो डीनेचर वगैरह हो जाता है और यूनिवर्सल सॉल्वेंट नहीं है, चार्ज पार्टिकल्स के लिए है और एनालाइज नहीं होता। ठीक है क्लास, यहाँ पे हमने जो अपने लास्ट लेक्चर में क्लास डिस्कस किया था, हमने लास्ट लेक्चर में अपने आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी की क्लास डिस्कस किया था। ठीक है, और हमने उसको जो है वो डिटेल में डिस्कस किया था। आज इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है उसकी एप्लीकेशंस के बारे में, उसमें जो लिमिटेशंस आ रही हैं हमने उसको जो है वो क्लास काफ़ी डिटेल में जो है वो डिस्कस किया है। ठीक है क्लास, अब इंशाल्लाह हम लोग जो हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर्स को अगर हम देखेंगे क्लास, तो उसमें हम न्यू टाइप जो है वो डिस्कस करेंगे जो कि हमारे पास साइंस एक्सपीरियंस क्रोमेटोग्राफी है, इसके बारे में हम आप डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ, अगर आप इसके नाम से देखें तो इसके नाम से क्या है, साइंस एक्सपीरियंस क्रोमेटोग्राफी, इनके यहाँ पे बेसिकली जो सेपरेशन होनी है आपकी वो आपकी हो रही है साइज़ के बेस पे। आपका साइज़ किस तरह का होगा, किस तरह है, क्या है, तो यहाँ पे साइज़ को लेके आपकी जो है वो डिस्कशन होगी। साइज़ को लेके ही आपके बाद जो है वो हम देखेंगे कौन से मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पे इसके नाम से अगर मैं आपको बताऊँ, क्लास कुछ चीज़ें होती हैं जो आप नाम से अगर आपके पास हो तो आप एनालिसिस आपको हो जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम इतनी ब्रांचेस, हम लोग इतनी चीज़ें पढ़ चुके हैं कि उसके नाम से हमें जो है वो अंदाज़ा हो सकता है कि हम लोग इसमें बेसिकली इस टाइप में क्या होगा। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे अब स्पेसिफाई हो जाएगा कि आपके पास स्टेशनरी फेज ऐसी है उसमें से इन साइज़ के मॉलिक्यूल्स पास कर सकते हैं और इन साइज़ के नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरह करते हुए अब हम जो है वो अपनी अगली टेक्निक को जो है वो डिस्कस करेंगे। उसमें क्या चीज़ें पास ऑन होंगी, कौन से साइज़ होंगे, क्या होगा, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखें जैसे डिपेंड करता है साइज़, शेप, साइज़ क्या है, ठीक है, उसमें शेप क्या है, लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, किस तरह पास करेंगे, स्टेशनरी फेज क्या होगी इसकी, ठीक है, एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हैं, इसके यूनिक फीचर्स के बारे में हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे कि ये कहाँ कहाँ यूज़ होती है। अब यहाँ पे जब हम लोग इसको कर रहे हैं तो ये किस तरह जो है वो मूव करेगी और किस तरह जो है ये हम लोग जो है वो इसको करेंगे, और फिर इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन देखेंगे, इंस्ट्रूमेंट कैसी है इसकी। इसके अलावा हम इसमें डिस्कस करेंगे इसके कंपोनेंट्स को। ठीक है, और कंपोनेंट्स हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, काम किस तरह करते हैं, टाइप बेसिकली इसमें क्या क्या है, और फिर हम लोग जो है वो इसकी एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है क्लास, तो इस तरह करते हुए हम जो है वो अपने नेक्स्ट इसको जो है वो डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है क्लास, और आज जो है वो हमने अपनी एक जो हमारी टाइप चल रही थी, हमने जो प्रीवियस लेक्चर से स्टार्ट की थी टाइप, वो हमने जो है वो अपने सेक्शन में ख़त्म कर लिया, उसकी एप्लीकेशंस भी हो गई हैं। और अक्सर जो है क्लास आने से भी आपके इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा आपकी उसमें आपकी HPLC भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आप जब इसमें डिस्कस कर रहे होते हो टेक्निक्स में, तो आपके पास बेसिकली आती ही ज़्यादातर आपको ये एप्लीकेशंस पूछ लेते हैं, या आपको जो है वो इंस्ट्रूमेंटेशन, जब आप इंस्ट्रूमेंटेशन, अगर आपको कोई क्वेश्चन आए कुछ भी हो, तो आपने जब इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करनी है क्लास, तो आपने डायग्राम से करनी है। मैं आपको जब भी इंस्ट्रूमेंट पढ़ाती हूँ उसकी इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है, उसके अंदर कंपोनेंट्स कौन से हैं, तो क्लास में आपको हमेशा डायग्राम से करवाती हूँ। तो जब भी आपके पास ये चीज़ आए तो आपने डायग्राम लाजमी जो है वो ड्रॉ करनी है। उससे क्या होता है कि आपके लिए ईजी हो जाता है, आप डायग्राम से याद रख लेते। एक तो इसमें जो है वो टाइप्स बहुत सिमिलर होते हैं चीज़ें वगैरह, आप बहुत इजीली इसको जो है वो कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एक ये चीज़ आ जाती है कि वो आपके पास सिमिलर वो सारी चीज़ें जो है वो आपके पास हो जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह जो है वो फिर हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इंशाल्लाह आज का लेक्चर जो है वो हमारा आयन एक्सचेंज को कंप्लीट हो गया।
नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है वो साइज स्क्वायर क्रोमेटोग्राफी को डिटेल में डिस्कस करेंगे, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी इंशाल्लाह। और उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर भी आपको समझ आया होगा, आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन नहीं होगी। ठीक है क्लास, क्योंकि हम लोग बहुत डिटेल में चीज़ों को कवर करते हैं ताकि आपके लिए ईजी हो, हर पॉइंट आपको समझ आ सके। ठीक है क्लास, तो उम्मीद करती हूँ कि समझ आया होगा सारा। और अगर आपने प्रीवियस इसके लेक्चर्स नहीं लिए तो वो भी जाके आप ज़रूर लीजिएगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। ठीक है क्लास, तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ क्लास।